गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 27 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस या डिस्कशन भी आप इसको बोल सकते हैं। और पहला आर्टिकल देखते हैं। इजराइल लॉन्चेस ब्रीफ ग्राउंड रेड इन गाजा ओवरनाइट। तो इजराइल ने पहले ही कल चेतावनी दे दी थी कि वो इजराइल के अंदर ग्राउंड से यानी कि भूतल से जो है वो हमला करने वाला है। अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे सिर्फ एयर स्ट्राइक चल रही थी, इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही थी, रॉकेट छोड़े जा रहे थे, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, तबाही वहाँ पे देखने को मिल रही थी। दोनों ही तरफ का मंजर जो है बड़ा भयानक था। लेकिन यूएसए जैसे और यूनाइटेड नेशंस जैसे दोनों के बीच में आने के बावजूद भी जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ मिल के इसराइल को ये संदेश दे रही है कि आप ऐसा मत करिए और ह्यूमैनिटेरियन एड उन तक पहुँचने दीजिए क्योंकि वहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी कल जो है इसराइल के प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ साफ ये चेतावनी दे दी थी कि इसराइल एक जो ये भूतल होता है यानी कि जो ग्राउंड होता है वहाँ से एक अटैक करने वाला है। और वो उन्होंने कर भी दिया। हालांकि उसने कोई टाइम नहीं बताया था, कुछ बताया नहीं था कि वो किस टाइम करेगा, कब करेगा, लेकिन उन्होंने पिछली रात को ही ये अटैक कर दिया है। बहुत सारे इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो गाज़ा के अंदर घुस चुके थे और गाज़ा के अंदर घुस कर जो नॉर्दर्न गाज़ा है, जिसमें आप लोगों को याद हो तो जस्ट 5-6 दिन पहले ही इजराइल ने चेतावनी दी थी कॉमन जो सिविलियन लोग हैं गाज़ा के, उनको बोला था कि आप जो नॉर्दर्न साइड ऑफ गाज़ा उसको छोड़ के सदर्न साइड ऑफ गाज़ा के अंदर चले जाइए अगर आप लोगों को अपना जीवन प्यारा है तो। फिर बाद में मत बोलिएगा कि अगर यहाँ पे अटैक हुई है, ठीक है। तो ऐसा होने के बावजूद जो कुछ लोग वहाँ पे बचे हुए थे उनकी डेथ हो गई है। ऑब्वियसली मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे वो अंदर चले गए हैं, पेनिट्रेट कर चुके हैं गाज़ा की टेरिटरीज़ के अंदर जो नॉर्दर्न गाज़ा है वहाँ पे, और उसके अंदर घुस के वो जो टनल्स हैं गाज़ा के अंदर, जिसको कुछ लोगों ने मेट्रो भी बोला है कि एक तरीके से मेट्रो का नेटवर्क है वो, जिस तरीके से अलग कंट्रीज़ में मेट्रो का नेटवर्क होता है इस तरीके से वहाँ पे सुरंगों का नेटवर्क से जहाँ पे हमास के मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इन सब के दरमियान में एक खबर जो है वो हमास की तरफ से भी आती है। हमास की जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनका बोलना है कि इजराइल ने लगभग 224 जो होस्टेज बनाए हुए थे गाज़ा ने, 224 जो आंकड़ा था, उनमें से 50 लोगों की हत्या खुद ही इजराइल कर चुका है। तो उनमें से लगभग 50 लोगों की डेथ हो चुकी है, वो भी इजराइल के पेनिट्रेशन की वजह से, इजराइल के अटैक की वजह से, ऐसा उन लोगों का बयान आया है। अब ये हो सकता है कि सिर्फ प्रेशर डालने के लिए हो कि इजराइल जो हो उसको रोक दे, आगे ना बढ़े, या हो सकता है कि ऐसा सच में देखने को मिला हो। अभी देखते हैं कि डेथ और डिस्ट्रक्शन का कितना आंकड़ा है। इजराइल में पिछले 3-4 दिनों से ये आंकड़ा एक ही जगह पे रुका हुआ है। 1400 से प्लस लोगों की जान जा चुकी है। पैलेस्टाइन में ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि 7000 से प्लस जो लोग हैं उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इसमें से कुछ जो गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका बताना है कि 7000 लोगों में से लगभग 2913 जो लोग थे या जो इंसान थे वो बच्चे थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड जो घायल हुए हैं, जिनकी अगर मैं आप लोगों को संख्या बताऊं तो घायल हुए लोगों की संख्या 5400 से ज़्यादा हो चुकी है इजराइल के अंदर, और 17000 से ज़्यादा हो चुकी हैं पैलेस्टाइन के अंदर। और भी लोगों की ज़िंदगी गई है। हंगरी का जो कंट्री है उनका बोलना है कि जो 2 ऐसे इंसान हैं जिनको होस्टेज बनाया गया है, 200 हमास होस्टेजेस में से, उनमें से 2 इंसान हमास हंगरियन और इजरायली सिटीजन्स थे, यानी कि वो हंगरी से होंगे लेकिन इजराइल में रहते थे। उसके बाद जो फ्रेंच पीपल है उनकी भी 35 लोगों की डेथ हो चुकी है पैलेस्टाइन के अंदर, ऐसा फ्रेंच की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनका बयान आया है। आगे बढ़ते हैं। कतर हैंड्स डेथ पेनल्टी टू 8 फॉर्मर नेवी मैन, डीपली शॉकिंग सेज गवर्नमेंट। तो कतर के अंदर जो इंडिया के 8 एक्स यानी कि जो एक्स मिलिट्री मैन थे जो पहले काम कर चुके हैं नेवी के लिए, इंडिया के वेटरन थे हमारे, उन लोगों को कतर के अंदर पकड़ा गया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोग जो हैं वो स्पाइस काम कर रहे हैं, खुफिया यानी कि एक तरीके से काम कर रहे हैं अपने किसी भी कंट्री के लिए। और 1 साल उनको कस्टडी में रखने के बाद, अंडर ट्रायल रखने के बाद, कल 26 अक्टूबर को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है कतर गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ का जो लोकल कोर्ट है उसके द्वारा।
जब बात आती है इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की, तो उनको ये बहुत ही शॉकिंग लगता है। उनका कहना है कि कतर एक बहुत पावरफुल कंट्री है जब अरेबिया की बात की जाती है, और उसके साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि 2015 के अंदर जो कतर के किंग हैं वो इंडिया में आए थे, और 2016 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतर में गए थे। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट का कहना है कि शायद हम लोग अच्छे रिश्तों के संबंधों की वजह से उन लोगों को जो है छुट्टी दिलवा सके, या उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलवा सके, माफ़ी दिलवा सके। ऐसा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका बयान है। वो लोग बहुत शौक है। जब बात होती है कि अभी तक उनको क्यों नहीं छुड़वाया गया, तो अभी तक उनको ना छुड़वाने का कारण ये रहा है क्योंकि वो लोग अंडर ट्रायल थे, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग कानून होते हैं। ऐसा भी मिनिस्ट्री का बताना है कि हम लोग अंडर ट्रायल, अगर कोई भी इंसान अंडर ट्रायल चल रहा है, यानी कि कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन अब क्योंकि फैसला जो है वो आ चुका है, अब आगे देखने को मिलेगा कि क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। Next article. The Biden pragmatism. Middle East crisis has shown US capacity to manage different theaters of conflict simultaneously. तो यहाँ पे सी राजा मोहन जी इस आर्टिकल को लिखते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कुछ जो नेशंस हैं उनका मानना है कि यूएसए है वो बाहर से लगातार वो डाउन जाता जा रहा है, ठीक है, लगातार वो नीचे जाता जा रहा है। ऐसा कुछ नेशंस का बार बार बोलना है। रशिया चाइना उनमें से एक है, और वो लोग कह रहे हैं कि अब जो यूएस है वो अकेला सुपीरियर नहीं रह सकता, ठीक है। यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे चाइना है, नीचे इंडिया आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग जो वर्ल्ड की पावर है, कोई यूके आ गया है, तो ये सब मिल के एज अ सुप्रीम पावर बने, ना कि सिर्फ यूएस जो ये एक मतलब कि स्टेटस को रखे हुए है वो अब वो क्योंकि वो डाउन जाता जा रहा है तो अब वो उसको बरकरार नहीं रख पाएगा, ऐसा कुछ कंट्रीज़ का मानना है। लेकिन सी राजा मोहन यहाँ पे बताते हैं कि जैसे अमेरिका डायरेक्टली गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गए हैं, डायरेक्टली रशिया और यूक्रेन की मार वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा है। और भी बहुत सारे कारण है कि क्यों अमेरिका को अभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पहली बात तो अमेरिका जो है उसका जो डेफिशिएंट है, यानी उसके ऊपर जो भी कर्ज है, वो कर्ज एक्चुअली में ऐसा कर्ज नहीं है कि आप लोगों ने उसको ले लिया, ठीक है। जो भी उनकी लायबिलिटी है वो अमेरिका के ऊपर ऐसी है कि जानबूझकर लोगों ने उन्हें दिया है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी भी डेफिशिएंट के अंदर। अब जो यूएस है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, यूक्रेन में पैसा देता है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम वर्ल्ड में दिखाई देती है, जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये देखा गया है। 3-4 दिन पहले जो बाइडेन ने लगभग $3 बिलियन को पास करवाया था पार्लियामेंट से, और वो भी उसमें से बहुत सा बड़ा जो अमाउंट है वो देने वाले थे गाजा इजराइल को, ठीक है, इजराइल के सपोर्ट में, गाजा के खिलाफ उनको देने वाले थे। और ऐसा ही अभी भी वो अपनी बिल्कुल एक बोला जाए तो बिल्कुल डायरेक्टली बीच में आए हुए हैं, और उन्होंने अभी तक जो ग्राउंड पे अटैक होने वाला था उसको रोका हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं यूएस की जो सुप्रीमेसी जो अभी भी चलती है उसको दिखाता है। दूसरा कारण है कि चाइना और रशिया वैसे तो साथ आए हैं, लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी से वो दोनों कंट्री जो है वो एक साथ आई है। इसके अलावा वो लोग अगर यूनिलेटरल काम होता है, कुछ भी काम होता है, तो अमेरिका के साथ डील करने में कतराते नहीं हैं। तीसरी चीज़ है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो डिक्लाइन भी, मतलब अगर वो उसको यूएस की इकोनॉमी को पार करना है तो वो अभी बहुत लंबा समय है, अभी ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से चाइना की इकोनॉमी जो है वो इस रेट में भी डिक्लाइन कर रही है कि वो दिख नहीं रही है। बेशक उसको चाइना ना दिखाना चाहे, लेकिन फिर भी यूएसए से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फोर्थ चीज़ जो है यहाँ पे सी राजा मोहन जी बताते हैं कि कैसे जो यूएस है उसकी मिलिट्री का सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री में अगर देखा जाए तो यूएस अपनी मिलिट्री पे इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, जितना आने वाली जो 10 कंट्रीज़ है जिनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग वो मिलकर भी एक साथ नहीं करती, और उसमें चाइना और इंडिया दोनों आते हैं। तो इन दोनों के जितना खर्च है, और बची हुई जो 8 कंट्रीज़ है जिनकी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग है, ये सब लोग सभी की सभी कंट्रीज़ को अगर मिला दिया जाए तो भी उनका खर्च, उनकी स्पेंडिंग इतनी नहीं होगी जितना यूएसए अकेला करता है। तो ये एक बहुत सारे 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका का जो
अभी तक एडवांटेज है अमेरिका का, जो सुप्रीमेसी है वो शायद अभी भी आगे देखने को मिल सकता है। और वो अभी भी जो उसकी इंटेलिजेंस है बिटवीन गाज़ा के अंदर, यूक्रेन वॉर्स के अंदर, और अभी भी वो बिल्कुल डायरेक्टली जो बाइडन जो है वो गए हुए थे इसराइल के अंदर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी यूएस की रिसेलियंस पावर जो है कि वो किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं है। हाँ बेशक वो लोग नीचे चले जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो लोग उठकर फिर ऊपर भी आएंगे। किसी चीज़ से लड़ेंगे तो वापस उतनी ही स्पीड से वापस आएंगे। तो ऐसे यहाँ पे इन पॉइंट्स पे यहाँ पे जो सी राजा मोहन जी हैं वो हमारा ध्यान दिलवाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पेज से ये आप लोगों को है, ये डिबेट है, ठीक है। पहली डिबेट है जो लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी मैरिज की इक्वालिटी के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। पहली जो है वो 4 है, यानी कि इसके साथ में है कि वर्डिक्ट जो दी थी वो ठीक है। दूसरी जो डिबेट का पार्ट है वो बताता है कि अगेंस्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ और फैसला लेके आ सकता था। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डाल देते हैं फैक्ट के आधार पर कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। जैसे पहला जो आर्टिकल है वो लिखा गया है फालिस एस नरीमान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द अथॉरिटी, इनकी ये स्टेटमेंट है। फिर ये बताते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड सेम सेक्स मैरिज, अथॉरिटी टू चेंज दिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट एल्सवेयर। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि सही बात है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो बिल्कुल उचित लिया है। उसका कारण ये है कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कानून बना हुआ है तो उसको इंटरप्रिटेट करने की जो काम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें कुछ नया जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता है। और वो नया जोड़ने का, अमेंडमेंट करने का ये सारा काम होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही बहुत सारे जो उनके एमपीज हैं, यानी कि जिनमें जनता ने भरोसा दिखाया है अपना काम करने के लिए, कोई फैसला चुनाव करने के लिए, वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने उस एक्ट को चुनाव किया है और उसके बाद ही उसको लागू किया गया है। हालांकि ऑथर यहाँ पे डिनाई नहीं करते हैं कि मैरिज का जो हक वो नहीं मिलना चाहिए। ऑथर का कहना है कि बिल्कुल मैरिज जो है वो हमेशा से, जब से शायद सभ्यताएं जो है वो शुरू हुई है, सिविलाइजेशन बननी शुरू हुई है, तब से मैरिज का हक एक बहुत बीच में एक पार्ट, अहम भाग जो है वो अदा करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी, और सेम सेक्स कपल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बना था इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। जैसे कि एक फीमेल और मेल जब संबंध बनाते हैं तो उससे होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे का जन्म लेता है जिससे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं, और इसीलिए यही सेंट्रल पॉइंट होता था शादी के अंदर। लेकिन आज के ज़माने में जब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और आगे बढ़ने के बावजूद जब हम लोगों में ये समझ आ गई है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है वो एक लौता कारण नहीं होना चाहिए, प्यार, ये सब चीज़ें भी मायने रखते हैं, तो बहुत से कारणों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ऑथर भी ये कहते हैं कि बिल्कुल उनको हक दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल उचित फैसला था और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने जो संविधान में लिखा हुआ है बिल्कुल उसकी मर्यादा रखी है। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा से गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये जो सब चीज़ें उनको बोली गई हैं, उनको जिस चीज़ से नवाजा गया है, बिल्कुल उन्होंने उसका सम्मान रखा है, ठीक है, ऐसा इनका बोलना है। दूसरी जो हमारी डिबेट की आर्ग्यूमेंट आती है वो आती है सौरभ कृपाल की तरफ से। वो बोलते हैं कि कोर्ट लेट्स इटसेल्फ एंड अस डाउन, आर्ग्यूमेंट ऑफ लिमिटेड जुडिशियल कॉम्पिटेंस इज प्रॉब्लमेटिक, court has intervened in the past to better lives of citizens, prevent discrimination। यहाँ पे सौरभ जी बोलते हैं कि कैसे ये जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट दे रहा है कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड कॉम्पिटेंसी है, हम किसी चीज़ में सिर्फ एक लिमिट के रहते हुए ही भाग कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम पास्ट में जाके देखते हैं तो कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों में इंटरवीन किया है जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका जीवन अच्छा हो सके, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है लोगों के साथ, उसको ख़त्म किया जाए या रोका जाए। इस चीज़ों के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अहम फैसले दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पीछे रह गए।
ये जो केस था मैं आपको बता देती हूँ, केस था सुपीरिया चक्रवर्ती एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। उन्होंने पिटीशन डाली थी और ये सब पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जस्ट केस का नाम याद रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जैसे कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऑथर बताते हैं कि कैसे पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। और ये ऐसे ही नहीं माना गया है, ये इसकी पावर्स को जब हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के सभी सुप्रीम कोर्ट्स के साथ, तो वहाँ पे जाके समझ में आता है कि कैसे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सुप्रीम कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये सब होने के बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म का एक सहारा दिया है, बहुत सारे अमेरिका से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने खुद ही कहा है कि ठीक है, PIL जैसे जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण होना चाहिए, कि कोई भी इंसान अगर मान लीजिए, PIL का क्या मतलब होता है, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है PIL के अंदर, कि कोई भी इंसान अगर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट तक अपनी बात, अपने भले की बात को पहुँचा सके, तो कोई और इंडिविजुअल उसके नाम पे पब्लिक के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए PIL दे सकता है, जो अवेयर है, जो सक्षम है कोर्ट तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। जब ये PIL लगती है सुपीरिया चक्रवर्ती की केस में, तो उसमें वो PIL सिर्फ वो अपने लिए जस्टिस नहीं मांग रही थी, वो मांग रही थी पूरे समुदाय के लिए जस्टिस, ठीक है। वो कह रही थी कि हमें न्याय चाहिए, हमें भी वो अधिकार चाहिए। तो यहाँ पे PIL देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑथर इस चीज़ की बहुत सराहना करते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म दिया हुआ है। फिर वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, जैसे कि CNG का जो केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, मिड डे मील जो बनते हैं स्कूल्स के अंदर, उसमें वो प्रिवेंट करता है फ्यूल बेस्ड जो मटेरियल है उसको यूज़ करने के लिए, ईंधन जो फ्यूल से मिलता है, ईंधन यानी कि कोयले वगैरह से, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए। और वहाँ पे CNG का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, गैस सिलेंडर्स वगैरह लगवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो किसी एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से, ताकि जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल में लाया जाए, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट और कुछ हम देख सकते हैं कि ऐसे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो सोसाइटी की क्यूर कमेटी है, उनके ऊपर भी जब आर्टिकल 377 को हटाया जाता है, तो अगर वैसे तो वो डिक्रिमिनलाइज तभी किया जा सकता था ना जब पार्लियामेंट चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी अपना फैसला देकर एक नई उम्मीद जताई, अपना जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको दिखाया। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत गलत था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो यहाँ पे भी ऐसे फैसले ले सकता था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ही वो है जो वो जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे वो फाइनली वही समझ सकते हैं, कोई और उस चीज़ पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ऐसा ऑथर का मानना है। ये एक छोटी सी डिबेट थी जिसके हमने दोनों व्यूज़ को देखा। आपको जिसके व्यूज़ ज़्यादा ठीक लगते हैं, अगर आप लोग अभी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर खुद भी सोचिए कि आपको क्या लगता है। टेक अवे फ्रॉम वॉर जोन, यहाँ पे सुभाजीत रॉय जी हैं और इंडियन एक्सप्रेस की जो टीम है वो लोग इसराइल और गाज़ा के अंदर जाते हैं। पूरे एक हफ्ते के लिए वो बॉर्डर्स की जो स्टेट है या जो शहर है वहाँ के आसपास रहते हैं, और यहाँ पे ये कुछ बताते हैं कि वहाँ का माहौल है कैसा। ये कहीं ना कहीं एक समरी है, ये कहीं ना कहीं रिवीजन जैसा आप लोगों को प्रतीत होगा। सॉरी। तो एक रिवीजन जैसा आप लोगों को प्रतीत होगा कि अभी तक जो जो हो रहा है हमास और गाज़ा के इजराइल के बीच में, उसको देखने को रिवीजन की तरह हम बहुत बार इसको देख चुके हैं। वो आगे हम पढ़ते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ हमास ब्रूटलिटी, कि हमास का स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हुआ था कि वो लोग आए, घुसे, इतना अच्छा त्यौहार था वहाँ पे इजराइल्स का, जिसको शाबत का बोला जाता है, शहाबत। और उसी दिन वो आए अक्टूबर 7 को, और उन्होंने आके इतना ज़्यादा हमला किया, लोगों को मारा, बच्चों को मारा।
इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया और बिल्कुल ब्रूटिलिटी दिखाई, ठीक है, बिल्कुल भी उन्होंने किसी के ऊपर कोई दया भावना नहीं दिखाई। और ये सब उनकी प्रॉब्लम जो थी, यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने एक ऐसा होस्टेस क्राइसिस दिखाया जैसा आज तक कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको किडनैप किया। ऑलमोस्ट 220 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इजरायली सोसाइटी से ले जाकर बंदी बना लिया। फिर वो बोलते हैं कि एनोमरेटी ऑफ द ट्रेजेडी, अभी तक इनका मानना है कि 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ से इसराइल और गाज़ा दोनों को लगाते हुए ये चीज़ देखी जा रही है। ऑल द यूएन जो है वो बता रहे हैं कि यूएन का जो एक एजेंसीज है वो बोल रहे हैं कि ऐसा बंद करो, लेकिन उनके बावजूद भी इसराइल के अंदर लगभग 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया गया। उनको शेल्टर्स में भेजा गया कि आप लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। उनको अपने घर खाली छोड़ने पे मजबूर किया गया। अब ये बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ द टोटल बिट्रेयल, इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल के जो सिविलियंस है, अब वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे जो खुद की इंटेलिजेंस है उसने उतना अच्छा काम नहीं किया। और ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर से देखा जा रहा है, जैसे इसराइल का एक लेफ्टिस्ट जो लेफ्ट विंग का न्यूज़पेपर है जिसका नाम हरतेज है, उन्होंने एक ऐसी हेडिंग दी जैसे कि मेरे 65 साल के दादाजी जो है वो हमास से लड़ रहे हैं और मेरी फैमिली जो है उसको फ्री करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल की जो स्टेट है उसने हमें फेल कर दिया। इसराइल की जो स्टेट है वो इस चीज़ पर काम नहीं कर पाई और इसीलिए अब ये जो हाथ में हमें खुद का मुद्दा लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताते हैं थ्रस्टिंग फॉर रिवेंज की, रिवेंज के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इसराइल है उसमें सिर्फ जो टोटल पॉपुलेशन है वो बस 9 मिलियन के करीब है, यानी 90 लाख पीपल वहाँ पे रहते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन के साथ तो ये 1/3 जनसंख्या है जितनी जनसंख्या दिल्ली में है। और अगर हम देखें गाज़ा की जनसंख्या तो वहाँ पे सिर्फ जो है 20 लाख के करीबन लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, 1400 जानें चली गई हैं। विक्टिम जो है हर 2-3 जगह के बाद आपको कोई ना कोई विक्टिम यहाँ का देखने को मिलेगा। इतने लोग घायल हैं आर्मी में, आर्मी जो हमास का अटैक है उसकी वजह से, वॉर की वजह से। तो ये सब जो डिटेल है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि व्यूज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की तरफ से व्यूज़ क्या है, न्यू दिल्ली क्या चाहते हैं। तो न्यू दिल्ली, इंडिया जो है वो एक टफ स्पॉट पे खड़ा हुआ है क्योंकि वो नेगोशिएट करवाना चाहता है। जब वो देखता है कि इसराइल एक की स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनर है कि, और इंडिया के जो रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान के साथ, वो भी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों के बीच में खड़ा हो गया है। अगर सऊदी अरेबिया जो है, यूएई जो है, ये सब पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं और इंडिया ने कहीं ना कहीं पहले अपना सपोर्ट इसराइल को दिखाया और फिर उसके बाद पैलेस्टाइन को भी उन्होंने फ़ोन किया और अपना दिखाया कि ठीक है सिविलियंस के साथ गलत हो रहा है। लेकिन वाइल इंडिया जो है अपनी सॉलिडरिटी इसराइल के साथ दिखाता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैलेंस जरूर करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि 50% जो इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो हम वहाँ से ही, मतलब कि मिडल ईस्ट से ही लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अपार आईडी, दिस इज पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रीमिंग फ्रॉम नेशनल एजुकेशन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अपार आईडी क्या है? अपार का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। तो बहुत सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारे पेरेंट्स से ये कंसेंट लिया गया है कि अब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड के अंदर सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक आईडी बनाई जाएगी, अपार आईडी। जैसे अभी अलग अलग स्कूल की अलग अलग आईडी होती है, लेकिन अभी उसको हटाते हुए सभी बच्चों के लिए एक सेम आईडी बनाई जाए जिसको अपार आईडी का नाम दिया जाएगा। और इसके अंदर उसके लाइफ टाइम के लिए जितने भी उसके एकेडमिक रिकॉर्ड रहे हैं 10th से लेते हुए, या ना वैसे स्पेसिफिकली किसी क्लास को नहीं बताया, जिस भी क्लास में उसी क्लास में उसकी आईडी बन जाएगी। तो जो भी उसका रिकॉर्ड रहेगा एकेडमिक, कितना ड्रॉप आउट लिया है, किसने कहाँ पे पढ़ाई की है, किसने क्या, वो एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहेगा। तो ये एक आईडी आर्टिकल था। उसके बाद इसमें कंसर्न क्या क्या है, ये तो ठीक है कि क्यों बनाना जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे यही है कि एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, गवर्नमेंट को पता रहेगा लिटरेसी रेट क्या है, ड्रॉप आउट रेट्स क्या है, और फिर उनको अच्छे इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है उसी ढंग से। और इसके कंसर्न ये है कि कुछ पेरेंट्स का मानना है कि यहाँ पर आधार कार्ड को जो है वो शेयर किया जा रहा है और आधार कार्ड के साथ ही आईडी को बनाया जा रहा है। इसके उनको डर है कि उनके जो बच्चों की आइडेंटिटी है वो कहीं पर बाहर उसका मिसयूज
मिसयूज ना हो जाए, शेयर ना हो जाए, लीक ना हो जाए। तो ऐसे में जो अपार के जो रजिस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं कि आधार के बिना ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। और सॉरी, तो आपको अपार आईडी से जो लीकेज है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं यहाँ का डाटा नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है उसको वेरीफाई करने के लिए, मैच करने के लिए, इसीलिए आधार का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ मलेशियाज नेक्स्ट सुल्तान विल बी पिक्ड इन इट्स यूनिक मोनार्की। तो हम एक्चुअली मलेशिया जो है वहाँ पे जो राज होता है वो होता है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो स्टेट ऑफ हेड होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड दूसरा क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट। तो ये जो स्टेट वाले हेड होते हैं ये इंडिया के अंदर हमें दिखते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि टिटुलर हेड है, कि टाइटल उनका है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे मोनार्क चलता था, तो ऐसे ही इसलिए यहाँ पे टाइटुलर हेड है प्रेसिडेंट। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होते हैं रियल हेड, या रियल क्या बोलते हैं, रूलर। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ का जो मोनार्क होते हैं वो 5 साल के लिए, यूनिक वे है क्योंकि वो लगातार नहीं रहते, क्योंकि मलेशिया में ऑलमोस्ट 9 जो रूलिंग फैमिली रहती हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, तो अगर 9 रूलिंग घराने हैं या राज घराने अगर वहाँ पे 9 है तो सीधी सी बात है कि सबको अपना अपना शेयर चाहिएगा। इसीलिए वहाँ के जो मोनार्क है उनको 5 साल के लिए, हर घराने से एक को 5 साल के लिए वहाँ पे बना दिया जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उनको जाना जाता है सुल्तान के नाम से। तो सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी की पूरी पावर्स वगैरह को वहाँ पे संभालते हैं। पहले ये सेरेमोनियल हेड होते थे, लेकिन अब कुछ वहाँ पे जब देखा गया कि अनरेस्ट था, उसके बाद 13 मलेशिया के अंदर स्टेट्स हैं टोटल, उसके बाद से ही ये बिल्कुल पावरफुल बनने लगे थे। ठीक है, और पहले ये जो चलता था कि जो सबसे सीनियर होगा सभी के सभी राजघरानों में उसको वो बनाया जाएगा एज में, लेकिन क्योंकि सबकी टर्म 5-5 साल ख़त्म हो चुकी है तो अब ये फैसला होता है बैलेट के अकॉर्डिंग कि आपको एक आपकी सीक्रेट मीटिंग होती है, उसमें जो जिसको बनाया जाना उसका नाम लिख दिया जाता है, और टोटल में से सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर उसको मिल जाती है वोटिंग के हिसाब से तो उनको एज ए सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता है। अभी के जो सुल्तान है, जो जनवरी में जिनका टर्म खत्म होने वाला है, उनको आप देख पा रहे होंगे इब्राहिम सुल्तान अकाइंदा, ये अभी के सुल्तान हैं और ये बनने वाले हैं शायद। और अभी के जो सुल्तान है जिनसे लिया जाएगा उनका नाम है अल सुल्तान अब्दुल्ला। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, सेबी एक्स अगेंस्ट फिनफ्लुएंसर्स, व्हाट लेसन्स दिस होल्ड फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, सेबी ने अगेंस्ट किया है फिनफ्लुएंसर के ऊपर। पहली बात तो फिनफ्लुएंसर क्या है, फिनफ्लुएंसर का मतलब है ये बना है फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर, तो ये बना है कि कैसे जो फाइनेंस के जो इन्फ्लुएंसर है जो आपको बातें बताते हैं, एडवाइस बताते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके, उनको उनके खिलाफ सेबी जो है वो टाइट हुई है। क्योंकि ऐसे ही एक फाइनेंस जो इन्फ्लुएंसर थे उनका नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, जिन्होंने अपनी एक फर्म खोली हुई है, कंपनी खोली हुई है जिसको बोला जाता है बाप ऑफ चार्ट। ठीक है, और वो लोग बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम, ऐसी ऐसी जगहों पे हैं, और वो लोगों को अपनी एडवाइस देते हैं। उन्होंने अपने खुद के कोर्स बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि आप ये इन में यहाँ पे शेयर करेंगे एजुकेशन पर्पज से तो आपको फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा। और इनसे सेबी ने 17.2 करोड़ रुपए की मांग की है कि आपने जो भी गलत तरीके से पैसे बनाए हैं, मिसलीडिंग करते हुए इन्वेस्टर्स को आपने धोखा दिया है, मिसलीड किया है, और अब आप 17.2 करोड़ जो है वो आप सेबी को दें, आप पे ये फाइन है, पेनल्टी है। और अंसारी जो है उनका एक यूट्यूब चैनल भी है बाप ऑफ चार्ट के नाम से, जिसपे 4.43 लाख सब्सक्राइबर हैं और ज़्यादा 7 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे टोटल व्यू है। ये एक टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं जिसमें 53,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे सब होने के बाद जो है अंसारी केस के बाद ही सेबी ने बोला है कि आप ऐसे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वो अपने जो इन्वेस्टर होता है उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। खासकर आप मिसलीडिंग नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे करिए इससे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और रजिस्टर्ड नहीं थे ये। सेबी ने ऐसे जो फाइनेंस एडवाइज़र होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा हुआ है कि आप रजिस्टर करिए, उसी के बाद आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस दे सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में 1313 टोटल 1313 पीपल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं सेबी के अंदर एज अ फाइनेंशियल जो एडवाइज़र बनने के लिए, और उन्हीं को रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने ये फैसला लिया है। लास्ट आर्टिकल हम आज के न्यूज़पेपर का देखते हैं।
वार वरीज हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स कीप मार्केट जिटरी। तो यही है कि यूएस ने जो है अपने बॉन्ड्स की यील्ड को जो है उनको बढ़ा दिया है, यानी कि जो इंटरेस्ट जो होगा यूएस किसी भी आप सिक्योरिटी को या बॉन्ड को खरीदेंगे वो आपको पहले 1% देना पड़ता था, तो अब ऑलमोस्ट 5% जो है यूएस की अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो आपको देगी। और इसी की वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एक तो वार की वजह से यानी कि जो इजराइल गाजा चल रहा है, और एक यूएसए की वजह से इंडिया का जो सेंसेक्स है वो हमें दोनों ही जगह पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बीएससी में भी और एनएससी में भी। ठीक है, तो ये हमें इंडिया की जो मार्केट है वो डिक्लाइन हो गई है ऑलमोस्ट 900.91 पॉइंट्स से। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि उनको वहीं पे एक सेफ हेवन में, जहाँ पे यूएस का जो सेफ रेटिंग उनको मिली हुई है, वहाँ पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उन लोगों ने भी अपना पैसा इंडिया की मार्केट से खींचना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने बाहर निकाल दिया है और अब वो यूएस में जाके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दैट्स इट आज का